हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल तैयारी कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी जीएस पूछी जाती है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग मूल अधिकारों तक पढ़ चुके थे दोस्तों। मूल अधिकारों में ही हम लोग जो है 100 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और 64 क्वेश्चंस वन लाइनर कर चुके हैं और दोस्तों उसी में मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने रिवीजन भी किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। तो दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों हम लोग ये सब चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं कि नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और जैसे दोस्तों इसमें एक चीज और हम लोगों को पढ़ना है कि जो हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये जो डीपीएसपी होता है दोस्तों, ये हमारे संविधान के निर्माण से पहले, हमारी स्वतंत्रता से पहले कुछ नियम कानून बनाए गए थे, उसमें भी ये परिलक्षित होते हैं। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग उसमें देखे थे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। तो वो दोस्तों एक प्रकार का डीपीएसपी का ही सिद्धांत आ जाता है। और दोस्तों हम लोग देखे थे 28 अगस्त 1928 को जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, उसमें भी डीपीएसपी के प्रावधान थे और उसमें भी शिक्षा की बात की गई थी। और उसके बाद 1935 का अधिनियम जो आता है उसमें जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के द्वारा प्रांतों के गवर्नरों को दोस्तों निर्देश के रूप में कुछ बातें बताई गई थी। ये भी डीपीएसपी का लक्षण आ जाता है। तो संविधान निर्माण के पहले 1813 का चार्टर एक्ट, 1928 का नेहरू रिपोर्ट और 1935 के अधिनियम में हमें डीपीएसपी के प्रावधान नजर आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आयरलैंड के संविधान से हमारे डीपीएसपी जो प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान में दोस्तों 8 अनुच्छेद थे केवल। आयरलैंड के संविधान में केवल 8 डीपीएसपी का प्रावधान था, लेकिन भारतीय संविधान में कुल 18 अनुच्छेद हैं। 8 का 18 हो गया है दोस्तों। जैसे हमारे संविधान को कहा जाता है, हमारा संविधान ग्रहित संविधान है, मतलब कई देशों के संवैधानिक प्रावधानों से हमने चीजों को ग्रहण किया है और अपने अनुसार अपनाया है। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान को उधार का थैला कहना गलत होगा। हमारा संविधान ग्रहित संविधान है, उधार का थैला नहीं है, क्योंकि हमने दूसरों के देशों से अच्छी चीजों को सीखने की कोशिश की है। ये हमारी सामाजिक परंपरा का एक भाग रहा है, हमारी संस्कृति का एक भाग रहा है। हमने दूसरों की अच्छाइयों को हमेशा अपनाया है और उसको अक्षरशः नहीं अपनाया है, उसको अपनी संवैधानिक स्थिति, अपनी राजनीतिक, अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक तमाम चीजों के आधार पर उसमें परिवर्तन करके अपनाया है। तो दोस्तों इसलिए हमारे संविधान को उधार का थैला कहना गलत होगा। ग्रहित संविधान है, ग्रहण किया हुआ संविधान है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान देनी है। अब उसके बाद दोस्तों जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, जो डीपीएसपी होता है, वो प्रमुख एक भाग होता है संविधान का, जो हमारे देश को, हमारे राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। और डीपीएसपी में राज्य के कर्तव्य निर्धारित होते हैं कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। ठीक, ये ध्यान देना है। उसी में लिखा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति के निर्माण में किया जाना आवश्यक है। दोस्तों ये ध्यान देना है कि ये कैसे निर्देश हैं, सकारात्मक निर्देश हैं। स्टेटमेंट में मिल सकता है ये क्वेश्चन। नीति निदेशक तत्व तो नकारात्मक निर्देश हैं और मूल अधिकार सकारात्मक निर्देश है, तो गलत हो जाएगा। मूल अधिकार निषेधात्मक अवधारणा थी या निषेधात्मक अभिव्यक्ति थी और नीति निदेशक तत्व सकारात्मक अभिव्यक्ति है। हमने बताया है आप लोगों को पिछली क्लास में, ये कोई नकारात्मक सकारात्मक का मतलब नहीं है कि गलत चीज है ये अच्छी चीज है, मतलब उसमें कहने के तरीके में है। मूल अधिकारों में कहने का तरीका निगेटिव वर्ड लाते हैं और इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व तो सकारात्मक वर्ड लाते हैं, करना चाहिए इस तरीके के वर्ड लाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है क्वेश्चन में कि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है और निर्देशक तत्व शासन में आवश्यक मूलभूत तत्व होते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सीधा ये रखा मिल सकता है कि कौन सा शासन में आवश्यक मूलभूत तत्व है, मूल कर्तव्य,
मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना। शासन में मूलभूत तत्व कौन से हैं? नीति निदेशक तत्व, क्योंकि ये राज्य को आवश्यक सकारात्मक निर्देश देते हैं कि आप सामाजिक कल्याण के लिए, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करने के लिए आप ये कीजिए। तो इसलिए इसको शासन में मूलभूत तत्व कहा जाता है। ठीक, अगला आता है अनुच्छेद 36, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखे थे 12-3-36 मूल अधिकारों में राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। और कौन सी राज्य की परिभाषा? जो अनुच्छेद 12 में निहित है। ठीक, अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है? संघ की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखनी। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। 12-3-36, 12 और 36 में राज्य की परिभाषा है। अब अनुच्छेद 37 में आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। वो मौलिक अधिकार क्योंकि वाद योग्य है, न्यायालय में उनके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है, परंतु नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। यदि नीति निदेशक तत्वों में लिखित किसी बात का पालन नहीं होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये ध्यान देना, वाद योग्य का मतलब ये हो गया। ठीक, और किस अनुच्छेद में है? 37 में है। और परंतु नीति निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुच्छेद 38। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि राज्य का दायित्व होगा कि कल्याणकारी राज्य निर्मित करने का प्रयास करेगा। वो जो कल्याणकारी राज्य शब्द आता है वो अनुच्छेद 38 में आता है। ठीक है, ये ध्यान देना कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। और कैसी व्यवस्था? कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में भी की गई है। और 3 प्रकार के न्याय की बात अनुच्छेद 38 का पहले भाग में की गई है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कैसी व्यवस्था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था राज्य का दायित्व होगा कि वो स्थापित करने का प्रयास करेगा दोस्तों। इसके बाद अगला आ जाता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्व में संशोधन किया गया था, कुछ जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, आपको बहुत आसान तरीके से अभी हम याद करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करना। ठीक है, किन किन प्रकार की असमानताओं को कम करना? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की सभी प्रकार की असमानताओं को कम करना है। आय मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी निश्चित जनसंख्या के भाग को, मान लीजिए 10% जनसंख्या के पास देश की 55-56% संपत्ति है कि नहीं, शेष 50% या आखिरी 50% के बाद 2 या 3% संपत्ति है। तो ये आय की असमानताओं को समाप्त करना है। सभी प्रकार के असमान, जैसे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में एक नियम है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय की विषमताओं को मापता है। ठीक है, तो आय की विषमताओं को समाप्त करना है। प्रतिष्ठा, हम लोग प्रतिष्ठा में देखते हैं हमारे समाज में कुछ ऐसी मानसिकता है कि हम लोग कुछ विशिष्ट व्यवसाय के लोगों को हम बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, अधिकारी लोग हो गए, डीएम, आईएएस ऑफिसर, ये सारी चीजें जो होती है सरकारी नौकरी वाले लोगों की प्रतिष्ठा हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन किसकी कम मापते हैं? कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, मोची हो गए, इन सभी लोगों की प्रतिष्ठा को हम कम करके रखते हैं। यही कह रहा है कि नीति निदेशक तत्व प्रतिष्ठा की असमानता को समाप्त करना है, प्रतिष्ठा में समान रूप से सब बराबर हो। ठीक है, ये और सुविधाएं सबको समान रूप से मिले और अवसर की समानता हो, मतलब सभी लोगों को समान अवसर मिले, है कि नहीं, इसीलिए आरक्षण की भी बात की जाती है। और ये दोस्तों हमारे संविधान के संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी देखिए पहली चीज मिली है 44वें संविधान संशोधन, तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों। अभी आगे मिलती जाएगी, हम याद कराते चले चलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते ही हैं दोस्तों। अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व हैं, बहुत आसान तरीके से ये भी याद हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। अनुच्छेद 39A दोस्तों, 39A में क्या कहा जाता है? स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर। अभी ऊपर देखे थे कि सभी प्रकार के अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है कि नहीं, तो यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के समान अवसर। ए से देखिए दोस्तों क्या हो गया? ए से आजीविका हो गया, है कि नहीं, तो ये बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। अभी सब याद हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक, तो 39A में क्या है? आजीविका के समान अवसर। और किसको समान अवसर? 2 ही लोग हैं, स्त्री और पुरुष को, है कि नहीं, ये हो गया। अब 39B देख लेते हैं। 39B, बी से भौतिक, है कि नहीं, बी से भौतिक आप लिख लीजिए, बी से भौतिक हो ही गया। तो बी से भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। ये नहीं कि वही भौतिक संसाधन, ये नहीं कि किसी के पास संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाए, कोई एकदम गरीब रह जाए। तो जो भौतिक संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण किया जाए।
है कि नहीं, ये चीजें ध्यान देना। और सी आ जाता है 39C। सी देखिए, सी हिसिंग साउंड टाइप का रहा है, तो सी से शक्ति, सी से शक्तियों का क्या, एकत्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण हो, ये आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक, ये ध्यान देना है, मतलब उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना है। ठीक है, ये हो गया। तो ए से आजीविका के समान अवसर, बी से भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सी से आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और डी से दोस्तों 39D में आ जाता है दोनों को समान वेतन। डी से दोनों याद कर लीजिए, दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दो ही तो हैं, है कि नहीं, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा दोस्तों। ठीक, ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ए आजीविका के समान अवसर किसको भाई, स्त्री और पुरुष को। बी भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सी आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डी स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, दोनों को समान वेतन मिलेगा, है कि नहीं, ये चीजें ध्यान देनी है। अब दोस्तों 39E में आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ई स्वास्थ्य की रक्षा करना, और किसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और नागरिकों में कौन कौन आ जाता है दोस्तों, स्त्री, पुरुष और बच्चे, तीन ही तो आएंगे। तो तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब तीनों पुरुष और स्त्रियों के कामगार के रूप में शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। अभी हम लोग मौलिक अधिकारों में पढ़े थे अनुच्छेद 23 में कि दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम पर मनाही है कि नहीं। तो वही ये कह रहा है कि कामगार के शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। ये नहीं कि कोई बधुआ मजदूरी करा रहा है, बेगारी करा रहा है, बलाश्रम करा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ना ही होगा। और बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोकना है, कि जो बच्चे हैं उनको भी अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक काम करने से मना ही है। तो इसमें भी तो वही चीज कहा जा रही है कि बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोकना, कि उनका दुरुपयोग ना हो पाए, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विवशता के कारण उन्हें कोई ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के विपरीत हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट याद करना, ए आजीविका के समान अवसर, बी भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सी आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डी दोनों मतलब स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान, ई स्वास्थ्य याद रखना है। और किसका स्वास्थ्य, नागरिक में कौन कौन आ जाएगा, स्त्री पुरुष बच्चे, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब दोस्तों 39F बहुत आसान है याद करना। एफ बालकों के विकास हेतु स्वस्थ व गरिमामय अवसर उपलब्ध कराना और शोषण से रक्षा करना, किसके, बच्चों, बालकों और युवाओं के शोषण से रक्षा करना। इसमें बच्चे, बालक, युवाओं में बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चियां भी आ जाएंगे, लड़के भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगे, युवक भी आ जाएंगे, युवतियां भी आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो शोषण से रक्षा करना है, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। अब एफ याद करना बड़ा आसान है। एफ हम लोग इंग्लिश में एक शब्द सुनते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल गाली मानते हैं, जैसे एक शब्द होता है फक, ठीक है, तो इसको ये नॉर्मल, इसका मतलब बकवास भी होता है, पर्यायवाची होता है ना, जैसे हम लोग इसके कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो एफ मतलब फक मतलब बकवास भी कह सकते हैं। तो शोषण जैसे बकवास से इसकी रक्षा करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेट करके सारे 39 अनुच्छेद याद कर लेगा। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 19 के जो 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G पूरे याद कराए थे, ऐसे ही ये भी याद हो गए। एक कुछ नहीं, खुद कह रहा है कि हमको याद करो। अनुच्छेद 39A में क्या है, 39A आजीविका के समान अवसर, बी भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सी आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण, डी दोनों को पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ई नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, एफ बच्चे, बालक और युवाओं की शोषण से रक्षा करना। कितना आसान है याद करना, है कि नहीं, बस थोड़ा सा लगना पड़ेगा। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको पूरी जीएस हम आपके टिप्स और आपके लिप्स पे ला के रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 39A आ जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नालसा, सालसा, डालसा, टालसा आ जाता है। नालसा का मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा का मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डालसा का मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, टालसा का मतलब तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी। मतलब सभी लोगों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत आसान है याद करना। अभी तक हम लोगों को नीति निर्देशक तत्वों में दो चीजें मिली एक्स्ट्रा, जो संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई थी। पहला क्या मिला था, पहला दोस्तों हम लोगों को मिला था 38 का 2, 38 का 2 कौन सा, 44वां था। अब दोस्तों एक मिला है 39A, 39A कब मिला है, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसके पहले एक चीज और मिला था, ये 39F
39F 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 39F को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी ध्यान देना है, ठीक। अब देख लेते हैं 32(2), 39F और 39A को जोड़ा गया है दोस्तों। यहाँ यह भी ध्यान देंगे, मतलब केवल 44वें संविधान संशोधन में केवल एक चीज जोड़ी गई है, 42वें संविधान संशोधन में 4 चीजें जोड़ी गई है और नीति निर्देशक तत्वों में कुल 4 बार संशोधन किया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन। इन तीनों में 42वां हटा के 44, 86 और 97 में, तीनों में केवल एक एक अनुच्छेद जोड़े गए हैं और 42वें में 4 जोड़ा गया। अब जब तीनों में आपको एक एक याद कर लेंगे तो बाकी बचा 4 आपको याद ही हो जाएगा अपने आप आराम से, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, जैसे बताएंगे वैसे याद कर लेना है, ठीक। देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक। अब आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण। ये भी दोस्तों गांधीवादी संकल्पना पर आधारित है, ध्यान देंगे, ठीक। उसके बाद अगला जाता है दोस्तों अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। और वो कुछ दशाएं कौन सी हैं दोस्तों, बेकारी, बीमारी, गरीबी, वृद्धावस्था, दिव्यांगता है दोस्तों, ये चीज ध्यान देंगे। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक। अब दोस्तों अगला अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामगारों के लिए कार्य की मानवोचित दशाएं और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो महिला वर्ग होती हैं, यदि वो श्रमिक हैं या यदि वो किसी पद पर कार्यरत हैं तो उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है कि नहीं, मातृत्व छुट्टी दी जाती है, उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, 180 दिन की छुट्टी दी जाती है, इसी में प्रावधान किया गया है। और दोस्तों कामगारों के लिए कार्य की मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, मतलब जहां पर भी श्रमिक वर्ग, जहां पर भी कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो वहां पर कार्य करने की उचित दशाएं होनी चाहिए, बढ़िया से उनका रूम होना चाहिए, बाथरूम एक होना चाहिए, कि सारी व्यवस्थाएं साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये राज्य उपलब्ध कराएगा। और दोस्तों हम लोगों का निजी दायित्व भी होता है दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के घरों में या किसी अन्य के घरों में काम करने वाले लोग आते हैं या महिला लोग आती हैं काम करने, बर्तन धुलने, झाड़ू पोछा करने, ये सारी चीजें, खाना बनाने जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों उनके साथ भी हमें मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो गरिमामय जीवन जिए। अनुच्छेद 21 में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे हमें अपनी गरिमा प्यारी है वैसे उन्हें भी अपनी गरिमा प्यारी है। हम बस उनको पैसे दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। और हम लोगों की मानसिकता ये हो जाती है, हम उनको पैसे दे रहे हैं तो वो हमसे नीचे हो गए, नीचे नहीं है दोस्तों, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम नहीं होंगे तो उनका काम नहीं चलेगा और वो नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारे घर की सफाई नहीं हो पाएगी, झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा, है कि नहीं दोस्तों। ये सारी चीजें हैं। तो जैसे हमें उनके साथ भी गरिमा में व्यवहार करना चाहिए, दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडशिप का व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कृष्ण और सुदामा का व्यवहार देखिए कैसा था। कृष्ण जी तो कितने ऊपर थे लेकिन फिर भी उन्होंने सारी चीजें की। तो यही है, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। अब अगला अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 43। 43 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करना चाहिए और कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। निर्वाह योग्य मजदूरी उनको मिलनी चाहिए, इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाती है कि नहीं। मनरेगा में समय समय पर जो है उनके वेतन, श्रमिकों के वेतन बढ़ाने की मांग की जाती है। कुटीर उद्योग दोस्तों, कुटीर उद्योगों का विकास राज्य करेगी। जैसे हम लोग MSME देखते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये कुटीर उद्योगों की संकल्पना पर आधारित है। कुटीर उद्योगों की संकल्पना चरखा देखते हैं हम लोग, चरखा है ना, गांधी जी की संकल्पना पर आधारित था। तो जो कुटीर उद्योग जोड़ा गया है ना, ये गांधीवादी संकल्पना पर आधारित है। और ग्राम पंचायत जो अनुच्छेद 40 था वो भी गांधीवादी संकल्पना पर आधारित था, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब दोस्तों और भी महत्वपूर्ण चीज आ जाती है अनुच्छेद 43A। 43A में क्या है, प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। और इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया दोस्तों। मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए प्रबंधन में उनको भागीदार बनाना। हम लोग देखते होंगे, एक पंक्तियां आप लोग सुने होंगे, ओ मजदूर तू सब चीजों का करता और तू ही सब चीजों से दूर। दोस्तों हमारे सामने जितनी भी चीजें नजर आ रही, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी रोडें, सारी चीजें जो भी हमको दिखाई दे रही है, ये सब किसका किया धरा है, सब मजदूरों का किया धरा है, सब श्रमिक वर्गों का किया धरा है। और सब चीज के कर्ता धर्ता होने के बावजूद वो एक एक सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन मुहताज हैं एक एक चीजों से। आय की विषमता है, प्रतिष्ठा, अवसर, सुविधा, ये सभी प्रकार की असमानताएं उनको घेरे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की समानता नहीं है कि नहीं।
तो इसलिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी बनाने की बात अनुच्छेद 43A में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। तो दोस्तों अब जैसे संविधान संशोधन आया 42वां, हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे 38(2), तो दोस्तों 38(2) 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सीधा अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया। एक जोड़ा गया था दोस्तों 39 का, ये F था। उसके बाद दोस्तों 39 का कैपिटल ए था। अब यहाँ पर दोस्तों आ जाता है 43 का ए आ जाता है दोस्तों, है कि नहीं, ये ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 चीजें जुड़ गई दोस्तों। अभी एक चीज और आएगी और बड़े आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला 43B में क्या कहा गया, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। अब दोस्तों हम लोग पहले भी मूल अधिकारों में पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 19(1)C, उसमें 57वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। सहकारी, उसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यही 57वां संविधान संशोधन, इसमें भी नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 43B के तहत जोड़ा गया। और हम लोग देखे थे भाग 9 ग्राम पंचायत, 9 का नगर पालिका और 9 का सहकारी समितियां थी, वहां पर भी हम लोग देखे थे चीज। तो ऐसे ही रिवीजन होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक चीज मिले, इससे संबंधित जितनी पीछे की चीजें थी सब लोग इस सब चीजों को एक साथ हम लोग लाके रिवाइज कर लें। इससे क्या होता है, आगे की चीजें क्लियर होती है और पीछे के कंफ्यूजन दूर होते हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर, कंफ्यूजन भी दूर दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ा गया था 57वें संविधान संशोधन। अब फिर से अब जैसे आया ये 57वें संविधान संशोधन, जो जो चीजें जोड़ी गई थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखे थे 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया था, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39F, उसके बाद अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, फिर अनुच्छेद 43 कैपिटल ए, फिर उसके बाद दोस्तों आ गया था 57वां संविधान संशोधन। 57वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से दोस्तों जोड़ा गया अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से रिवीजन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 44, बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता है इसमें अनुच्छेद 44 में, और गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 45 दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण व शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। इसमें दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया गया था और 14 वर्ष से पहले 14 वर्ष था, फिर 6 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों जो 14 वर्ष था वो 14 वर्ष शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन 14 वर्ष को जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसको यहां से हटा करके मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 21A में कहा गया कि ना 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 21A के तहत है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षण और पोषण की व्यवस्था राज्य का दायित्व होगा, ये ध्यान देना है यहाँ पर। और इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब दोस्तों फिर 86वां संविधान संशोधन आया, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया, ये नहीं कि पहले पढ़ने से पढ़ना शुरू किया, आखिरी 100 पन्ना तक पढ़ लिए, तब जाके फिर पता चला उधर गए तो पहला भूल गए। ऐसे नहीं, एक ही बार पढ़िए और 5, 6, 10 बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ऐसे ही। अब देखिए फिर से, समय नहीं वेस्ट होगा आपका। देखिए पहला संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का F आ जाता है, फिर 39 का कैपिटल ए आ जाता है, फिर 43 का ए आ जाता है दोस्तों, ये आ गया। फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 57वां संवैधानिक संशोधन। 57वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 43B आ जाता है दोस्तों। फिर अब हम लोग देख लेते हैं 86वां संविधान संशोधन, जो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 45 आ जाता है दोस्तों, ठीक। ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है और पढ़ाई दोस्तों ऐसे ही होती है। अब दोस्तों अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि SC, ST व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शैक्षिक और आर्थिक हित है दोस्तों, हम लोग मूल अधिकार में पढ़े थे शैक्षिक और सामाजिक हित अनुच्छेद 15 में, लेकिन यहाँ पर शैक्षणिक और आर्थिक हित बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से हेरफेर शब्दों का कर देगा तो आंसर क्वेश्चन हम लोग गलत करके चले आएंगे। SC, ST व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, और वहां पर SC, ST व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक हित को आगे बढ़ाना था दोस्तों, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी गांधीवादी संकल्पना पर आधारित है। अब अनुच्छेद 47 आ जाता है, पोषाहार व उच्च जीवन स्तर, मादक पदार्थों का निषेध करना है और लोक स्वास्थ्य में
सुधार करना है दोस्तों, ठीक है। मतलब मदिरा पान या जो मादक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, अफीम, गांजा, चरस, भांग, इन सब पदार्थों का निषेध किया जाता है कि नहीं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीजों के निषेध की बात अनुच्छेद 47 में की गई है दोस्तों, ठीक है। अगला आ जाता है दोस्तों अनुच्छेद 48, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन करना, ठीक, और गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। गाय व बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जानी चाहिए, हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है। अब उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 48 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब ये आखिरी संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन किया गया था। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया था? पर्यावरण, वन व वन्य जीवों का संरक्षण दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन में हम लोग एक चीज और पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वन और पर्यावरण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया दोस्तों। और उसके साथ 4 चीजें होती, मतलब कुल मिला के 5 चीजें थी। हम पहले बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि वो 5 चीजें कौन कौन सी थी जिसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखना 42वां संविधान संशोधन जैसे आया तो हम लोग तुरंत फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था दोस्तों हमारे नीति निर्देशक तत्वों में? अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 44वां संविधान संशोधन था। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 45 जोड़ा गया दोस्तों, है कि नहीं। अब देख लेते हैं 97वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43B जोड़ा गया दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहले 39 का स्मॉल एफ जोड़ा गया, फिर 39 का कैपिटल ए जोड़ा गया, फिर 39(4) 43 का ए जोड़ा गया, फिर 43(5) 48 का ए जोड़ा गया। मतलब यहाँ रीजनिंग लगे, 39 में 4 जोड़िए 43, 43 में 5 जोड़िए 48 हो गया, ठीक है दोस्तों। मतलब 39F और 39 कैपिटल ए और फिर 43A और 48A, ठीक। अगला देखते हैं अनुच्छेद 49 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के संरक्षण की बात की गई है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अनुच्छेद 50 आ जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक, क्योंकि मूल कर्तव्य में इससे संबंधित चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्थल है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 50 में दोस्तों हम लोग देखते हैं ना 50 50 50 100, मतलब 50 हुआ तो अर्धशतक हो गया, 100 हुआ तो शतक हो गया। और हम लोग कहते हैं 50-50 बिस्कुट, 50-50 बांट लो, आधा आधा बांट लो। तो आधा आधा किसको बांटो? शक्तियों को बांटो। कौन सी शक्तियां? ये पृथक्करण है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण है। और शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई थी फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई थी सबसे पहले। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों के बंटवारे की बात की जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 51 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्राचीन संस्कृति जो रही है, महाउपनिषद एक उसका भाग रहा है। महाउपनिषद में एक शब्द लिखा मिलता है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो हमारे महाउपनिषद से ली गई है, वो अनुच्छेद 51 में अंतर्निहित है। और दोस्तों अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था उसका जो वाक्य था उसका वसुधैव कुटुंबकम था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण एवं न्याय संगत संबंध स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय संधियों का आदर व पालन करना दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के पूरे अनुच्छेद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, और अगर यदि कोई क्वेश्चन बाहर जाता है तो आपके कंपटीशन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबके लिए बाहर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।